हम लोगों ने पीटी में मैक्सिमम रिजल्ट हो अपने इंस्टीट्यूट से, इसलिए एक रामबाण सीरीज़ लेकर आए हैं। इस रामबाण सीरीज़ में झारखंड स्पेशल का आपको जेपीएससी मेंस का या जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो झारखंड में हो रहे हैं उन सारे का सिलेबस ध्यान में रखते हुए आपको झारखंड स्पेशल का एक सीरीज के रूप में डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ रहा है। और उसका इस तरह से होगा एपिसोड कि रामबाण सीरीज 1 में मान लीजिएगा अगर रामबाण सीरीज 1 आ रहा है तो उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो सर बतलाएंगे वह डिस्कस किया जाएगा, और रामबाण सीरीज 1.0 में आपको उससे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यही प्रयास हमारा झारखंड स्पेशल के बाद इकोनॉमिक्स में भी होगा, हिस्ट्री में भी होगा और सारे सब्जेक्ट में होगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट। जब हम लोग प्रीलिम्स में रिजल्ट लाएंगे तभी हम लोग मेंस को टैकल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले शुरुआत रामबाण सीरीज में मयंक माथुर सर कर रहे हैं, जो कि 7th जेपीएससी क्वालिफाइड, और यह आपको झारखंड स्पेशल का शुरुआत करेंगे। सर को मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं, तो स्वागत कीजिए इनका जोरदार ताली के साथ। थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट। देखिए, अभी हमारा मेन उद्देश्य क्या है। अभी जैसे जान रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे जेएसएससी सीजीएल की, जेपीएससी भी आने वाला है, सीटेट जेटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारा मेन मोटिव अभी ये है कि झारखंड को हम किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके से पढ़े कि मेरा जितना भी टॉपिक है कवर हो जाए। ठीक है, चाहे वो जेपीएससी हो, जेपीएससी मेंस हो, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो। और सबसे पहले अभी हम वो सब टॉपिक को लेके आए हैं जो जनरली आपको बुक में नहीं मिलता है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सारा संकलन एक जगह आपको दिया जाएगा। ऐसा कंटेंट है जो बुक में नहीं मिलता है और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और स्टार्टिंग में हम 10-12 क्लास ऐसा ही चलेगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी झारखंड में एग्ज़ाम का स्टार्टिंग होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसी को देखते हुए कुछ हम लोग ऐसा नया चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो इसी के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे झारखंड में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ एजेंसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे झारक्राफ्ट है, JSLPS है, जेरेडा है, एस्पियाडा है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये सब चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि कुछ नई चीज़ों को सीख सकें। वैसे जो ऑर्थोडॉक्स तरीका से हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो हर जगह मिल जाएगा, कोई सा भी बुक आप खोलिए उसमें मिल जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ नया चीज़ सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सबसे पहले आज हम झारखंड के कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हमारा जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो है झारक्राफ्ट। साउंड, हाँ माइक है। ठीक है, ओके सर। तो इसी के सबसे पहले हम लोग देखना चाह रहे हैं झारक्राफ्ट के बारे में। हमारा पहला जो टॉपिक है क्या है? झारक्राफ्ट। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये झारक्राफ्ट क्या है? तो झारक्राफ्ट एक इंस्टीट्यूशंस है। और सबसे पहला बात है कि झारक्राफ्ट का जैसे हम लोग जान रहे हैं, तो पहले ये जानना चाहिए कि आखिर झारक्राफ्ट है क्या। तो झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका मेन मोटिव क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में
हम लोग जो सिल्क, हम लोग का जो है सो ला उत्पादन में हम लोग काफ़ी आगे हैं, हम लोग तसर के उत्पादन में काफ़ी आगे हैं। तो कोई भी स्टेट का इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करता है? अगर जो हम लोगों के पास हमारा स्टेट में है, जैसे कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, तो हम लोग मिनरल पर काम करते हैं। कोई भी स्टेट अगर बिहार में जैसे कि कुछ स्पेशल चीज़ इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे उसके दृष्टिकोण से काम किया जाता है। जस्ट एग्जांपल उसी तरह हमारे पास सिल्क और तसर काफ़ी मात्रा में है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अब क्यों इसका दृष्टिकोण भी जानना पड़ेगा कि आखिर झारक्राफ्ट का स्थापना झारखंड में क्यों किया गया है। तो इसका स्थापना मेनली इसीलिए किया गया है ताकि हम झारखंड में सिल्क और तसर के उत्पादन को बढ़ावा दे सकें और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सरकार मार्केटिंग करके बेच सके। तो झारक्राफ्ट ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ एस्टैब्लिशमेंट होता है तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता है। तो ये 2006 में किया गया था, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, एक्ट 1956 के तहत। और ये जो पिछला जेपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, जो 7 to 10 जेपीएससी हुआ था उसमें, कि झारक्राफ्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो झारक्राफ्ट का एस्टैब्लिशमेंट 2006 में किया गया था और इसका मेन मोटिव यही है कि यहाँ के तसर सिल्क को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा नामकुम में क्या है, ला अनुसंधान संस्थान है। ला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नामकुम, कहाँ? रांची में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पता है आप लोगों को? कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। उसी तरह तसर अनुसंधान संस्थान भी है झारखंड में। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में आप सबको ये सब पूछा जा सकता है, तो तसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है पता है आप लोगों को? कहाँ पे है? नगड़ी में, नगड़ी रांची में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हमारे पास था, तो इसी को आगे लेके जाते हुए 2006 में झारक्राफ्ट का स्थापना किया गया ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। और अब रहा कि ये झारक्राफ्ट के तहत क्या क्या चीज़ में काम करती है सरकार। तो झारक्राफ्ट का मेन मोटिव यही है कि हम लोग ला अनुसंधान को बढ़ावा दे सके, तसर को बढ़ावा दे सके, उसके तहत जो प्रोडक्ट बनता है उसको बढ़ावा दे सकें। तो मेनली इसमें स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बोलते हैं, जो हम लोग गांव में देखते हैं महिलाएं जो काम करती है, उसके तहत जैसे ला को लाकर उसका सामान उत्पादन करके उसको मार्केट दिया जाता है। और हमारी झारखंड सरकार एक स्पेशल लाई है प्लास ब्रांड। प्लास ब्रांड का मेन मोटिव यही होता है कि जो महिलाएं प्रोडक्ट बनाए, उस प्रोडक्ट को प्लास ब्रांड के तहत एक मार्केट दिया जा सके ताकि उसको मार्केटिंग करके बेचा जा सके। तो अब यहाँ पे मेन काम रहा कि आखिर झारक्राफ्ट क्या क्या चीज़ क्या क्या चीज़ पर काम करती है। तो सबसे पहले ढोकरा आर्ट, ठीक है। और ढोकरा आर्ट अभी तक 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ढोकरा आर्ट आखिर है क्या, ठीक है। तो पहला जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख रहे हैं, ढोकरा आर्ट, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था जेएसएससी में कि ढोकरा आर्ट कौन सी जनजाति ढोकरा आर्ट का प्रोडक्ट, ढोकरा आर्ट का जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करती है। तो उसका ऑप्शन में था तंत्री और मल्हार जनजाति, तंत्री व मल्हार। एक्चुअल में ये मल्हार या मलेर बोलते हैं इसको, जो सोरैया पहाड़ियाँ, माल पहाड़ियाँ सब होते हैं उन्हें, ठीक है। तो इसमें मेन क्या होता है कि इसमें तांबा, हम आपका इसको फिर इमेज भी दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसमें मोम जो होता है, मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी के मोम के सहारे जैसे कि एक साँचा ढाला जाता है और उस साँचे में फिर अलग अलग आकृति बनाई जाती है। जैसे मूर्ति बना दिया गया किसी भी भगवान का या कुछ किया गया, तो ये ढोकरा आर्ट को भी प्रमोट किया जाता है, ढोकरा आर्ट, ठीक है। तो ढोकरा आर्ट आप लोग समझे क्या है? क्या है ढोकरा आर्ट? ढोकरा आर्ट मेनली जो है सो तंत्री और मल्हार जनजाति करती है। इसका जो है सो ढोकरा आर्ट में तांबा और कांसा की वस्तुओं, जो कांसा को गलाकर जो मधुमक्खी होता है उसका मोम के साँचा से उसको बनाया जाता है, उसका शेप लिया जाता है और फिर उस शेप में हम किसी भी चीज़ को ढाल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद इसमें जो है सो ट्राइबल का जो आर्ट वर्क होता है उस पर काम किया जाता है, वुड क्राफ्ट पर काम किया जाता है। वुड क्राफ्ट क्या होता है? जो लकड़ी होता है,
उसके सहारे जो है सो अलग अलग तरीके से कुछ बनाया जाता है, जैसे बांस का कुछ बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है सो लाह की चूड़ियाँ बनाई जाती है, लाह की चूड़ियाँ, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। लाह की चूड़ियाँ का इसका जो है सो काफ़ी उत्पादन किया जाता है, लाह की चूड़ी का। उसके बाद जो है सो एक और इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, गोंडा ग्रास। गोंडा ग्रास के बारे में पूछा गया था, गोंडा ग्रास, जिसको हम लोग सबई घास भी बोलते हैं, सबई घास, ठीक है। ये भी जेएसएससी का एग्जाम में पूछा गया कि गोंडा ग्रास क्या है। तो सबई घास जो मेनली होता है, ये एक प्रकार का घास होता है जो आप जाइएगा उड़ीसा के बॉर्डर साइड, पूर्वी सिंहभूम के साइड जाइएगा तो वहाँ पे मिलता है। उसका कोई यूज नहीं रहता, लेकिन उसके सारे चटाई बनाया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाती है जो वहाँ की औरतें काम करती है। और इसमें विशेष रूप से पूर्वी सिंहभूम का पोटका एक जगह है, वहाँ पे इस पर काम किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको जो है वहाँ की महिलाएं बनाती है और उसे फिर मार्केट दे दिया जाता है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि झार क्राफ्ट आखिर है कहाँ कहाँ। तो अगर आप हजारीबाग में देखिएगा तो अलग अलग ब्रांचेस भी खुला है, जैसे आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भी झार क्राफ्ट का ब्रांच खुला है। उसका मेन मोटिव यही है कि जो यहाँ की महिलाएं जो सामान बना रही है, ठीक है, चाहे वो ढोकरा आर्ट शैली का सामान हो, चाहे वुड क्राफ्ट का सामान हो, चाहे सबई घास या गोंडा घास के साथ बनाया गया चीज़ हो, चाहे लाह की चूड़ियाँ हो, चाहे जो भी अलग अलग चीज़ें हों जो ट्राइबल लोग बना रहे हैं, उसको मार्केट दिया जा सके और उसको अलग अलग जगह पर बेचा जा सके। और यहाँ पे अगर आप हजारीबाग में देखिएगा तो जहाँ पे जेपीए है, उसका पहले होमगार्ड का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे झार क्राफ्ट का है, देखे ना। तो उसका मेन यही मोटिव है कि अलग अलग जगह पे उसकी शाखाएं खोली गई है ताकि यहाँ के चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि झार क्राफ्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 2006 में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ढोकरा आर्ट क्या होता है। तो ढोकरा आर्ट क्या होता है, ढोकरा आर्ट तांबा या फिर एल्युमिनियम की मतलब जो है उसको साँचा में डाल के, मधुमक्खी वो जो मोम का साँचा में डाल के बनाया जाता है। दूसरा है सबई घास, एक प्रकार का घास होता है जिससे अलग अलग चीज़ें चटाई वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे किसी भी चीज़ को अगर बनाने के लिए सबसे पहले, अगर ये जैसे एल्युमिनियम है इसको, ठीक है, तो अगर हम इसको बनाना है, अगर ये है, तो अगर हम इसको बनाना है तो सबसे पहले इसको कुछ ढांचा देना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर देने के लिए वो मोम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे अगर कुछ रुई वगैरह रहता है कुछ, तो अगर हम उसमें ऐसे चिपकाते तो वो ढांचा बन जाता है ना, स्ट्रक्चर, और फिर उस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं ना कुछ। तो उसी के तहत उसको एक ढांचा देने का काम किया जाता है, ताकि जैसे कुछ शेप देना होगा ना, शेप देने के लिए वो काम किया जाता है, ठीक है। और वो जनरली मोम वैक्स का यूज किया जाता है, जो कि मधुमक्खी से वैक्स निकलता है, ठीक है। और समझ में आ गया। तो इसी के आगे हम लोग दूसरा इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। इसे के तहत दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, झार पार्क्स, ठीक है। तो झार पार्क्स जो है सो इसका मेन मोटिव यही है, सबसे पहला कि झार पार्क्स है क्या। तो झार पार्क्स ये जो शहरी क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्रों में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके तहत शहरी क्षेत्रों में अलग अलग पार्क्स बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था, जो कि 2015 में आया था ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट 2015 में। झार पार्क का कॉन्सेप्ट 2015 में आया था। इसका मेन मोटिव यही था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे जो अलग अलग
हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं उसको जागरूकता लाने के लिए शहरी क्षेत्रों में विशेषकर ताकि संरक्षण किया जा सके, तो उसको कैसे कर सकते हैं? शहर क्षेत्र में तो अब जंगल लगाना तो उतना पॉसिबल है नहीं, तो अलग अलग जो पार्क्स है उसको झार पार्क के तहत अब मतलब कर दिया गया, और इसको जो है स्पेशल एक अथॉरिटी बनाया गया JSDMA, और इस अथॉरिटी को काम दे दिया गया इन पार्क का मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, JPMDA, ठीक है। यहाँ साफ नाम से ही पता चल जाएगा, झारखंड पार्क्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो झार पार्क्स यही है, 2015 में आया था, और इसका मेन मोटिव यही था कि जो शहरी क्षेत्र में जंगल लगाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्लाइमेट चेंज से कैसे बच सके उसको देखने के लिए 2005 में झार पार्क्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके तहत वर्तमान में अभी 10 पार्क संचालित हैं, ठीक है, वो बताएंगे कहाँ कहाँ है। 10 पार्क अभी वर्तमान में संचालित है, और इस कार्य को करने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाया गया जिसका नाम है JPMDA, यानी झारखंड पार्क्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसके तहत कुल मिला के 10 पार्क्स हैं, ठीक है। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है सो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, जो कहाँ पे है, और मांझी रांची में है, ठीक है। दूसरा है दीनदयाल पार्क, अच्छा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, दीनदयाल पार्क जो कि रांची में है। नक्षत्र वन, सिद्धू कान्हू पार्क, ये सब रांची में है। ऑक्सीजन पार्क, श्री कृष्ण पार्क, और हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क, ठीक है। और अम्बेडकर पार्क कहाँ है? सिल्ली रांची में। सिद्धू कान्हू के बाद है ऑक्सीजन पार्क, उसके बाद है श्री कृष्ण पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क जो कि कहाँ पे है? हजारीबाग में। अंबेडकर पार्क जो सिल्ली रांची में है। घोड़बंधा थीम पार्क जो कि जमशेदपुर में है। घोड़बंधा थीम पार्क, घोड़बंधा, ठीक है, घोड़बंधा थीम पार्क जो जमशेदपुर में है। और एक और है सिद्धू कान्हू पार्क जो कि दुमका में है। एक सिद्धू कान्हू पार्क रांची में, एक सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना है कि झार पार्क्स क्या है। झार पार्क का स्थापना 2015 में किया गया, एस्टेब्लिशमेंट, और इसका मेन मोटिव यही है कि हम शहरी क्षेत्रों में कैसे कार्य कर सकें पर्यावरण को लेते हुए। और वर्तमान में इसके तहत अभी 10 पार्क संचालित है झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप वही जान सकते हैं कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। जियाडा के बारे में, ठीक है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और जियाडा के तहत फिर ये 4 में है, ठीक है। पहला है रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा है अयाडा, ठीक है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा है बियाडा यानी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आपका चौथा है एसपियाडा, संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब रहा कि इसका जियाडा, रियाडा, एसपियाडा ये सब क्या है, ठीक है। तो ये जो है जियाडा जो मेन है, ठीक है, ये इसका मेन ब्रांच रांची में लोवाडी में है, ठीक है, नामकुम लोवाडी में जो मेन ऑफिस है, ठीक है, रांची में है।
और इसी के तहत फिर 4 है, रियाडा, आयाडा, बियाडा, एस्पियाडा। तो इसका मेन मोटिव है ये अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है। जैसे कि अब इसमें ये देखना है कि अब रियाडा का हम लोग, जैसे रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेंज कहाँ कहाँ तक है, ठीक है, और आयाडा का, बियाडा का, एस्पियाडा का। तो एस्पियाडा का पूरा रेंज ये संथाल परगना में है, ठीक है, ये पूरा संथाल में काम करता है, ठीक है। बियाडा आपका जो है सो बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सो मेनली बोकारो, ठीक है, बोकारो है, धनबाद है और गिरिडीह, ठीक है, ये मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। उसके बाद रहा ये आयाडा। तो आयाडा जो है सो, आयाडा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जहाँ इंडस्ट्री है वो आयाडा के थ्रू आता है, ठीक है, और ये पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जान रहे हैं, ठीक है। तो आयाडा में जो है सो क्या है, ये सरायकेला खरसावां है, ईस्ट सिंहभूम है और वेस्ट सिंहभूम है, ठीक है, और ये रियाडा में आपका रांची है, ठीक है, हजारीबाग है, हजारीबाग में स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बरही, बरही एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में है, तो ये बरही इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद जो गुमला है, लोहरदगा है, लातेहार है, ठीक है, आप लोग जान रहे हैं, जो रेस्ट है सो इसी में है, ठीक है। तो अब इसका मेन हम लोग जानना है कि आखिर इसका काम क्या है और ये क्या है। तो अगर बोलेगा कि सबसे पहले जो इसको किसका स्थापना हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है झारखंड SI में कि आयाडा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आयाडा का एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था, ठीक है, जब झारखंड बिहार साथ में था उसी समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में। और अगर बोलिएगा कि सबसे पुराना कौन है ये, तो 2015 में एस्पियाडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। मेनली यही दोनों को जानना है, और बाकी अगर आप बोलिएगा रियाडा और बियाडा का एस्टेब्लिशमेंट तो कहीं भी सही तरीक़ा से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मेनली यही है कि आखिर अब ये है क्या। तो इसका मेन मोटिव यही है कि अगर इस जोन में फॉर एग्जांपल अगर आपको बरही में अगर कहीं इंडस्ट्री बैठाना है, ठीक है, तो इंडस्ट्री बैठाने का ये एक ऑथोरिटी दे दिया गया, सरकार ने ऑथोरिटी दिया है कि अगर आपको इंडस्ट्री बैठाना है तो जो क्लियरेंस है आपको मतलब अगर बियाडा मतलब रियाडा बरही में बैठा रहे तो रियाडा से लेना पड़ेगा आपको जो है सो क्लियरेंस, आपको जो है सो फिर जो है सो जितना भी तरीका का क्लियरेंस रहता है, ठीक है, जैसे कि प्रदूषण से रिलेटेड क्लियरेंस है, आपको लैंड चाहिए, आपको जो है सो जो बताइए कि इंडस्ट्री बैठाने के लिए जितनी भी संसाधनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सारा आपको प्रोवाइड रियाडा करेगा अगर आप उस एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप बरही में कोई प्लांट बैठाना चाह रहे हैं तो आपको वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, उससे रिलेटेड जितना भी लैंड आपको चाहिए तो आपको अप्लाई रियाडा में जाके करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसी तरह अगर आप कहीं आदित्यपुर में या फिर सरायकेला में कहीं भी अगर इंडस्ट्री बैठाना चाहते तो आपको आयाडा के पास ऑथोरिटी के पास जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसी तरह बियाडा में, फॉर एग्जांपल उसी तरह एस्पियाडा में। मतलब ये एक तरह से ऐसा बॉडी है जो कि रूफ जैसे ना बोलते हैं कि एक रूफ में सारा काम आपको हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी हर चीज़ के क्लियरेंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको रोड एंड कंस्ट्रक्शन का काम है तो ऐसा नहीं कि आपको रोड एंड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। अगर आपको वाटर का काम है तो वाटर डिपार्टमेंट आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपको लैंड से रिलेटेड काम है तो आपको लैंड का डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ेगा। वो सारा काम आप ये ऑथोरिटी करेगा और फिर ये ऑथोरिटी उसको अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, ये समझ रहे हैं ना, जैसे अगर लैंड से रिलेटेड काम है तो वो लैंड डिपार्टमेंट को रेफर कर देगा। अगर आपको वाटर से रिलेटेड काम है तो वो वाटर से रिलेटेड डिपार्टमेंट को रेफर कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या मतलब क्या समझ रहे, क्या है ये? क्या समझ में आया सुशांत जी, बताइए आप। बताइए। अरे कोई भी बताइए ना, शर्मा रहे आप लोग ऐसा जैसे शादी में आए। बताइए भूपेश जी, क्या है? औद्योगिक विकास के लिए किया गया है। जैसे वो सेक्टर में जाना पड़ता था, विकास नहीं हो पाता था, तो अब इसका सेक्टोरियल पार्ट ज़्यादा रहता है और विकास होने लगा है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहा है जितना भी इंडस्ट्रियल है। हाँ ठीक है, मतलब मेन इसका मोटिव यही है कि ग्रोथ हम कैसे कर सकें, और जो ये इतना ज़्यादा जो कागजी कार्रवाई है, जो तामझाम जिसको बोलते हैं, उसे कैसे बचा जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको इसमें मेन जानने वाला चीज़ यही है कि 4 इंडस्ट्रियल जोन में बटा हुआ है एरिया में। ठीक है, और मतलब ये जो है सो कब कब किसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, कौन नया है कौन पुराना है, कोई डाउट है? अब हम लोग जैसे देख रहे हैं एक और नया बॉडी के बारे में, ठीक है, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन झारखंड के बारे में। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सबसे पहले कि जो है सो कितना आर्टिकल में जो है सो बताया गया है चुनाव के बारे में, 324 से 329, 324 से 329। और अगर बोलिएगा ये कितना भाग में कितना है, तो भाग 15 में। ठीक है, तो उसी के तहत जो है सो यहाँ झारखंड में भी झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, और ये जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उसके बाद 2001 में इसका फाउंडेशन हुआ, 2001 में। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। और अगर बोलिएगा अभी करंट टाइम में हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, पता है आप लोग को? किसी को भी? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड? डीके तिवारी। ठीक है, डीके तिवारी। और डीके का फुल फॉर्म क्या है? देवेंद्र कुमार तिवारी। ठीक है, वही हमारे भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव कराने का दायरा रहता है वो कहाँ कहाँ तक रहता है। सबसे पहला बात है नगर निगम का चुनाव। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो पंचायत का चुनाव होता है उसका दायरा यहाँ पे रहता है। ठीक है, म्युनिसिपल का वही नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव। ठीक है, तो इसके तहत सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर पंचायत के बारे में हम लोग चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था लाया कब गया था, पता है किसी को? जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून है वो अधिनियम कब लाया गया था झारखंड में? अरे झारखंड में बात कर रहे हैं, ये कब लाया गया था? कब? 2001 में लाया गया था। लेकिन जो झारखंड में चुनाव जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हो रहा है वो कब से हो रहा है? 2001 में जैसे लाया गया था, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत झारखंड में चुनाव कब से हो रहा है? 2010 से। ठीक है, और 2010 से हो रहा है। और अभी झारखंड में महिलाओं को कितना % आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था चुनाव में? कितना? 50% है। ठीक है, लेकिन जो कानून बना था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें बोला गया क्या था कि महिलाओं को 1/3 भागीदारी देनी है, लेकिन उससे ज़्यादा झारखंड सरकार ने भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। ठीक है, यानी इससे यही पता चल रहा है कि झारखंड सरकार महिलाओं पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दी है और विशेष कार्य कर रही है। अच्छा है, सरकार को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ क्या क्या देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 2001 में।
और झारखंड में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में आया था, लेकिन यहाँ पे चुनाव 2010 से हो रहा है। झारखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और करंट टाइम में हमारे जो चेयरमैन है वो कौन है, DK तिवारी। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात किए कि झारखंड गवर्नमेंट जो है सो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव कराना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ का स्ट्रक्चर को देखें, झारखंड का स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहला बात है कि अगर हम म्युनिसिपल में देखते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, नगर निगम। दूसरा होता है क्या, नगर। तीसरा क्या होता है, नगर पंचायत। और कुछ होता है जैसे हम लोग देखते हैं जो उसको, जैसे छावनी बोर्ड। झारखंड में छावनी बोर्ड कितना है, कहाँ पे है, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र भी होता है जो कि कहाँ पे है, जमशेदपुर। अब हम लोग जैसे मेन यहाँ देख रहे हैं कि नगर निगम, तो झारखंड में कुल कितना नगर निगम है, 9। ठीक है, झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। पता है कौन कौन सा, बताइए आप लोग। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बताइए, मानभूम और अरे किसी को एक को पता है 9 नगर निगम के बारे में तो बताइए खड़ा होके। अरे खड़ा होने में क्या शर्म आ रहा है? नहीं नहीं, खड़ा बताना है, खड़ा होके। अच्छा खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बताइए। ठीक है, मेदिनीनगर हजारीबाग 2, देवघर 3, धनबाद 4, 5, रांची 6, आदित्यपुर 7। चलिए 2 जो इनसे छूटा वो को बताइए कौन कौन सा है, मानगो और गिरिडीह। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 8 नगर निगम है झारखंड में, 9 नगर निगम है। सबसे पहला बात है रांची है, दूसरा है आदित्यपुर, तीसरा है मानगो, चौथा है देवघर, 5वां है मेदिनीनगर, 6ठा है धनबाद, 7वां है चास, 8वां है गिरिडीह और 9वां कौन सा छूटा बताइए, देवघर। तो कौन सा छूटा? अच्छा तो समझ में आ गया ना 9 नगर निगम के बारे में, लिख दें। ठीक है, देख लिए 9 नगर निगम। तो इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो पूछता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहला सबसे पहला जो झारखंड में जो नगर निगम बना था वो कौन सा था, रांची। कब बना था, डेट पता है आप लोग को, किसी को? 1979 में ये नगर निगम बना था। ठीक है, और अगर बोलेगा कि सबसे पहले रांची जो था वो एक नगर परिषद था और ये बना था 1869 में। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद झारखंड में
कुल कितने नगर परिषद और कुल कितने नगर पंचायत हैं? दोनों 20-20 है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन ये बस इतना जान जाइए कि 20-20 है, ठीक है। उसके बाद है छावनी बोर्ड, कहाँ पे है? रामगढ़ में। और मेन इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि छावनी बोर्ड का जो नियंत्रण कौन सा मिनिस्ट्री करता है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इस छावनी बोर्ड का गठन कब किया गया था बताइए, पता है किसी को? 1941 में, ठीक है। और एक नोटिफाइड एरिया है झारखंड में जो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ये किया गया था 1924 में। ठीक है, क्या क्या यहाँ तक हम लोग जाने समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो है सो यहाँ पे नगर निगम कुल मिला के 9 है, नगर पंचायत नगर परिषद कुल मिला के 20-20 है। एक जो है सो छावनी बोर्ड है जो कि रामगढ़ में है, 1941 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एक अधिसूचित क्षेत्र, इसको नोटिफाइड एरिया बोलते हैं, और वो 1924 यानी 1924 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है सो अगर हम देखेंगे दूसरा जो है सो क्या काम इसका नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत का काम कराना है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। दूसरा काम क्या है? पंचायती राज का चुनाव कराना, ठीक है। और पंचायती राज के तहत कितने लेयर है बताइए आप लोग? 3 लेयर। कौन कौन से बताइए? कौन कौन सा है बताइए? अरे किसी को पता है तो बताइए खड़ा होके। ठीक है, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। अब जैसे रहा बात ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायत कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि ग्राम पंचायत के अंदर भी क्या रहता है? अलग अलग वार्ड बटा हुआ रहता है, ठीक है। और जनरली देखा जाता है कि 5000 पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है। और उस ग्राम पंचायत में जनरली 500 पर एक वार्ड का गठन होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत में किसका चुनाव होता है? मुखिया का, ठीक है, पता है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो उप मुखिया का चुनाव होता है वो वार्ड सदस्य के तहत होता है, ठीक है। और वार्ड सदस्य में जो है सो जिसका जो है सो अगर मेजोरिटी, जैसे एक गांव में 10 वार्ड है तो जिसको 6 वार्ड का समर्थन मिल जाएगा वो उप मुखिया बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, संविधान का स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो चुन के आते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं वो जनरली कहीं भी अध्यक्ष बनते हैं, और जो सरकार के थ्रू जाते हैं अंग में वो सचिव बनते हैं, ठीक है। तो मुखिया में जो है सो कोई भी, जैसे ग्राम पंचायत जो होता है उसके एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर बोलेंगे कि सचिव कौन होते हैं तो बताइए कौन होते हैं सचिव? सरकार का प्रतिनिधि। तो झारखंड सरकार में सरकार का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है सचिव में? पंचायत सचिव। जीतू भैया को आप लोग देखे ही हैं, ठीक है। और झारखंड सरकार में बहुत
5-6 साल 7 साल संघर्ष करने के बाद जो है सो 1 महीने पहले जो है सो पंचायत सचिव का चुनाव सचिव भी झारखंड सरकार पंचायत सचिव का रिजल्ट भी दिए। ठीक है, तो जीतू भैया कहाँ के पंचायत सचिव थे? अरे फुलेरा के थे, मध्य प्रदेश में था फुलेरा। अच्छा ठीक है, अच्छा फकौली बाजार में। और मुखिया जी का वाइफ का क्या नाम था? मुखिया जी की बेटी का नाम क्या था? ठीक है, अच्छा पिंकी नाम था ना। अच्छा रिंकी। तो यहाँ पे फुलेरा और रिंकी का बात अब छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ मेन मुद्दा पर आना है कि जो है सो अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं और सचिव होते हैं पंचायत सचिव के रूप में। ठीक है, और अब यहाँ पे रहा कि अगर एक ब्लॉक होता है, ठीक है, एक ब्लॉक में बहुत सारा ग्राम पंचायत होता है और उस ग्राम पंचायत में, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं, और हम लोग दूसरा लेयर देख रहे हैं पंचायत समिति के बारे में। आखिर पंचायत समिति का इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्शन जो होता है वो पंचायत समिति सदस्य का होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा जब भी इलेक्शन होता है तो पंचायत समिति सदस्य का होता है। ठीक है, जिसको जनरली हम लोग गांव में बोलचाल में क्या बोल दिया जाता है? सरपंच। ठीक है, तो ये पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है। और इस फिर पंचायत समिति सदस्य के जैसे हम लोग बोले कि वार्ड में, कि फॉर एग्जांपल अगर 10 वार्ड है, अब जैसे पंचायत समिति सदस्य में जैसे एक प्रखंड में फॉर एग्जांपल 24 पंचायत है, तो 24 पंचायत में 24 पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होगा। और वो फिर 24 पंचायत समिति सदस्य एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो पंचायत समिति सदस्य में इलेक्ट होकर आता है। ठीक है, और उससे फिर क्या चीज़ का चुनाव होता है? प्रमुख का। और ये प्रमुख जो है सो ये क्या होते हैं? ये ब्लॉक के अध्यक्ष। जैसे यहाँ भी हम लोग देखें, यहाँ भी कोई भी अगर हमारा जो संविधान है उसमें जो इलेक्ट होके मेंबर आते हैं उसको अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है, और जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें सचिव। तो यहाँ पे सचिव का कार्य कौन करते हैं? ठीक है, बीडीओ, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे काम है। समझ में आ रहा है ना? और अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद का भी उसी तरह होता है, जिला परिषद सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, और जिला परिषद सदस्य जो होते हैं वो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 20 जिला परिषद सदस्य हैं तो उन 20 जिला परिषद सदस्यों के द्वारा एक जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, और ये तो अध्यक्ष होते हैं, तो वहां पे सचिव का कार्य कौन करते हैं? यहाँ पे हम लोग डीसी नहीं बोलना है, डीडीसी। ठीक है, ये जनरली हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं डीसी से, लेकिन डीडीसी यानी कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या है आप लोग को? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड क्योंकि 5वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, तो एक जब ये पंचायती राज यानी कि जब अधिनियम आया था तो उसके बाद जैसे देखा गया कि जहाँ पर जैसे जो ट्राइबल्स लोग रहते थे वहाँ पे उनका अलग से शासन व्यवस्था चलता था। जैसे हमारा झारखंड में भी है कि ढोकलोसौर शासन व्यवस्था है। ठीक है, उसके मुंडामान की शासन व्यवस्था है, उसके बाद अलग अलग प्रकार का शासन व्यवस्था है। तो उसी को देखते हुए स्पेशल राइट्स दिया गया था जो कि पेशा का कानून था। ठीक है, ठीक है, पेशा एक्ट। तो ये पेशा एक्ट कब आया था? 1996 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, यानी इसमें यही देखा गया था कि पेशा का जो कानून है, ठीक है,
क्योंकि झारखंड जो है सो 5वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 244 यानी 244, ठीक है। तो अनुच्छेद 244 के तहत यहाँ पे अलग प्रोविज़न एक्ट दिया गया है, अलग अलग उन्हें मतलब शक्ति दी गई। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अभी तक पेशा कानून को झारखंड में लागू नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ स्टेट में लागू किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन झारखंड में वर्तमान में पेशा कानून लागू नहीं किया गया है। और ये बराबर देखेंगे आप लोग, अखबार की सुर्खियों में रहता है कि झारखंड में पेशा कानून लागू किया जाना चाहिए। तो पेशा कानून लागू करने का मेन मोटिव यही है कि वहाँ के स्पेशल राइट्स जो दिया जाना चाहिए ट्राइबल्स लोगों को, वो उसके तहत उनको मिल सके, ठीक है। क्योंकि उनका अपना शासन व्यवस्था है, उनका अपना अलग रूल रेगुलेशन होता है, तो उसके तहत उन्हें देने के लिए। तो अगर बोला जाएगा कि झारखंड में कुल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट पेशा के तहत आते हैं, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो पता है आप लोगों को कितने डिस्ट्रिक्ट है? बताइए, किसी को पता है कितना डिस्ट्रिक्ट है? देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट ये फुल्ली है, ठीक है, और 2 डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया है, ठीक है। तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट में देखिए पहले 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है जिसका कुछ एरिया है, जिसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। तो वो है गोड्डा में 2 ब्लॉक है, ठीक है, और आपका पलामू में 2 पंचायत है यहाँ पे, ठीक है, वो बता रहे हैं, ठीक है। और ये अगर आप 13 डिस्ट्रिक्ट बोलिएगा तो कौन कौन सा है? रांची है, गुमला है, लोहरदगा, ठीक है, लातेहार, सिमडेगा, इसके बाद है क्या? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज। कितना डिस्ट्रिक्ट हुआ? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, ठीक है। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है फुल्ली रूप से क्या है? फुल्ली रूप से नोटिफाइड है, यानी कि फुल्ली अधिसूचित है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ तो बोलिए, जोश है? ठीक है। तो गर्मी ज़्यादा है तो क्या कीजिएगा? गर्मी में ही वो सब शायरी ने सुने हैं कि? अरे सुना दीजिए, किसी को आता है तो बताइए। हाँ हाँ वही वाला बता दीजिए। अरे जोर से खड़ा होकर बताइए, खड़ा होकर बताइए। एक बार फिर से जोर से खड़ा होकर बता दीजिए। अच्छा बताइए बताइए। जो पानी से नहाता है हाँ वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तब बस वाह वाह। ठीक है, अब यहाँ कम टू द पॉइंट, यहाँ देखिए, ठीक है। हम अभी क्या बोले कि कुल मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट फुल्ली और 2 डिस्ट्रिक्ट जो सो आंशिक रूप से है। तो आंशिक रूप से 2 डिस्ट्रिक्ट में जो गोड्डा है, सो गोड्डा का 2 ब्लॉक है, ठीक है। पहला ब्लॉक है सुंदर पहाड़ी और दूसरा है बोरीजोर। और पलामू में एक
पलामू में एक ब्लॉक है जिसका नाम है सतबरबा, और सतबरबा का 2 स्पेशली पंचायत है, ठीक है, रबदा और बकेरिया पंचायत। गोड्डा का 2 ब्लॉक है आंशिक रूप से, ये फुल्ली है, ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है। और गोड्डा का 2 ब्लॉक है सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर प्रखंड, और पलामू का 1 ब्लॉक है सतबरबा, उसका पूरा ब्लॉक नहीं, उसका 2 पंचायत मात्र, रबदा और बकेरिया पंचायत, ठीक है। और अगर जैसे बोलेगा कि कुल मिला के कितना ब्लॉक है जो अधिसूचित है 264 में, तो 131, कहीं कहीं आपको 131 मिलेगा, लेकिन अभी 130 कर दिया गया, तो यहाँ पे ये 131 और 130 में कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे जो हम लोग अभी क्या बोले, झारखंड में कुल मिला के कितना ब्लॉक है 264, तो 264 ब्लॉक्स में कितना ब्लॉक है जो इस रेंज में आता है, यानी कि जो ये अधिसूचित क्षेत्र में आता है, तो 131 या 130, कहीं कहीं अभी पहले 131 था, लेकिन अभी जो डेटा आया उसमें 130 ब्लॉक है, ठीक है। इसके ये सब ब्लॉक में 131 ब्लॉक आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हल्ला करने का रीजन जैसे कुछ विशेष चल रहा है। अच्छा, क्या पूछ रही है? क्या पूछ रहे थे करीना जी, बताइए क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्या क्या पूछना है निहारिका? अच्छा, तो काहे ऐसा कुछ बोलता है आनंद? अच्छा, अभी विवेक कितना अच्छा क्या बोलते हैं मोटिवेशन स्पीच दे के गया है। आप लोग लिख लिए? तो क्या करना है आप लोग को, और आगे पढ़ना है या स्टॉप करना है? पसीना से नहाना है और कि नहीं नहाना है? नहीं नहाना है। क्या बताइए? नहीं हुआ मतलब अभी जो जनरली जो झारखंड सरकार पंचायती राज अधिनियम है वही यहाँ पे लागू किया गया है, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट का जिसे बोला गया था मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि हाँ जैसे इनका क्वेश्चन है कि ये जो अभी एरिया है अगर इसमें पैसा एक्ट अभी नहीं लागू किया गया तो ये यहाँ पे क्या, तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो 2001 है जिसके तहत पूरे झारखंड में चुनाव होता है उसी के तहत यहाँ भी चुनाव होता है। लेकिन जब पैसा एक्ट आया था तो उस समय जैसे हम लोग जान रहे कि नगर पंचायत ये जो चुनाव होता है नगर पंचायत का वो सारा कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, वो जो करेगी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक पैसा कानून नहीं लागू किया है। अगर इन फ्यूचर पैसा कानून लागू होगा तो इन क्षेत्रों में लागू होगा, ठीक है। और कुछ डाउट है आपको? मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट ये फुल है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातियों का ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, इसीलिए हाँ नोटिफाइड किया गया है। जैसे बहुत सारे कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पैसा कानून लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इन फ्यूचर अगर लागू हो, क्योंकि हमेशा जो है सो जब भी देखिएगा जब भी पंचायत का चुनाव होगा तो हमेशा जो है सो बात ये उठ के आएगा कि पैसा कानून लागू किया जाए उसके बाद चुनाव किया जाए, ट्रिपल टेस्ट लागू किया जाए उसके बाद चुनाव किया जाए, ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट जान रहे क्या होता है? ओबीसी को जो है सो जब भी जैसे चुनाव होता है नगर पालिका और नगर पंचायत में
तो ओबीसी को स्पेशल जो है सो उसके लिए सीटों को रिजर्व नहीं किया गया है, तो वो बोला जाता है कि स्पेशल आप ओबीसी को भी सीट रिजर्व कीजिए, उसके बाद आप चुनाव करवाइए। ठीक है, तो ट्रिपल टी का फंडा आया था, वो जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो उसी के बाद। ठीक है, जैसे कि ये सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर जो है, इसके जितने पंचायत होंगे वो सारे आएंगे। हाँ, सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर प्रखंड के जितने पंचायत सब आएंगे। और पलामू वाले में सिर्फ सतबरवा जो सतबरवा एक ब्लॉक है, उसका 2 पंचायत है, रबदा और बकेरिया। कोई डाउट है अभी तक आप लोग को? क्या पूछा? मतलब स्पीड चल रहा है ना? अच्छा, देवेंद्र कुमार। अब देखिए, हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, उसको फाइनल कंक्लूजन किया जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? झारक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आप बताइए, झारक्राफ्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2006 में। ठीक है, आप बताइए, झारक्राफ्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किस कंपनी एक्ट के तहत हुआ था? 1956। ठीक है, ढोकरा कला क्या है बताइए? हाँ, हाँ, ठीक। आप बताइए, सवाई घास जो है, सवाई घास जो हम लोग पढ़े हैं, उसका क्या चीज़ में यूज होता है? चटाई वगैरह बनाने। आप बताइए, झार पार्क का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015 में। आप बताइए, झार पार्क में कितने पार्क हैं टोटल? 10 पार्क। ठीक है, आप बताइए, ये आयाडा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1972। आप बगल में एस्पियाडा का 2015 में। ठीक है, जियाडा। देखिए, यहाँ बात है कि मेनली जो है सो मेन यहाँ पे अगर आप गूगल में भी कीजिएगा ना, तो बस आपको आयाडा और एस्पियाडा का एस्टेब्लिशमेंट डेट मिलेगा। ठीक है, सही तरीका से अगर आप गूगल कीजिएगा तो। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो कहीं कहीं रियाडा का मिल जाएगा आपका 1973, कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1972 और ये 2015 याद रखना है मेनली। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना और ये सबसे नया है। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आपको किसी को भी अगर यूट्यूब में जो देख रहे हैं, अगर उनको कहीं भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट जो है सो यूट्यूब सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको नया नया वीडियो मिले जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, जो जनरली आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलता है, तो आप आगे भी क्लास देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आप कुछ नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।